अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है वो एक कंबाइंड फॉर्मेट होता है टोटल 11 पेजेस का, जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म जो है 5 पेजेस का 6 पेजेस का होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है 2, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है उसके साथ। हाँ, जो भी आप भरिएगा ना इस पोजीशन पे, ये जो कॉलम है 4A में जो भी भरिएगा, जहाँ जहाँ आप रहे हैं वहाँ वहाँ आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी जाएगा। आप अरेस्ट हुए हैं, कभी आप डिटेन हुए हैं, कभी कोई क्रिमिनल लॉ चला है आपके ऊपर, कभी कोर्ट केस वगैरह कुछ हुआ है या कभी कुछ, रखिएगा ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन में आपके फैमिली मेंबर का नाम नहीं होना चाहिए। जैसे आपके मम्मी पापा भाई बहन जिनका नाम आप उधर दे रहे हैं, उनका नाम यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ किसी और आदमी का नाम होना चाहिए जो आपके फैमिली में तो ठीक है, लेकिन आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में नहीं हो। रूल नहीं है कि 6 महीना नहीं लिखेंगे तो दिक्कत होगा, ये होगा वो होगा। 1 महीना भी एनफ, बस वो आपको जानते हैं, बस वही जानना है उनको, ठीक है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि वहाँ 6 महीना लिख दे कि 1 साल लिख दे कि क्या लिख दे कि क्या लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि कितना लिखना चाहिए एक वैल्यू, तो हाँ, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लेंगे, ये जो साइन लेंगे गेस्टेड ऑफिसर का, ये आपके प्रीवियस जो गेस्टेड ऑफिसर जो एक और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे साइन किए थे, उनसे वो अलग हो। मतलब आपको 2 चाहिए ही चाहिए, 2 गेस्टेड ऑफिसर का साइन आपको मोड के लिए एक मैंडेट फॉर्म जरूरी होता है, ठीक है। मैंडेट फॉर्म जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है। ये फॉर्म आपको प्रोवाइड होगा आपके डिपार्टमेंट से जब आप ज्वाइन करेंगे तो, और इस चीज को अटेस्ट करेगा कौन? आपका बैंक, जैसे देख रहे होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके जब तक आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दोस्तों बता दूं कि मैं यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और मैं 2015 सीजीएल सिलेक्टेड हूँ। 2015 में मुझे टैक्स असिस्टेंट मिला था इन मुंबई। सो जो भी फॉर्म होगा उस जो फिल किया होगा, जो फिल किया होगा मैं, वो मुंबई के अकॉर्डिंग होगा। बट जो भी फॉर्म होता है वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए सेम होता है, आइदर वो इनकम टैक्स में हो, सीजीएसटी में हो, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो उनके लिए फॉर्म सेम होता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये इनकम टैक्स का फॉर्म है, मेरे डिपार्टमेंट का अलग आएगा, किसी और डिपार्टमेंट का अलग आएगा, पोस्टल का अलग आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट का अलग फॉर्म नहीं होता है, सेम फॉर्म होता है। कुछ 1-2 चीज़ें होंगी जहाँ पे मैं बता दूंगा कि वहाँ पे आपके डिपार्टमेंट कंसर्न जो है वहाँ आप पता कर लीजिए। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। जैसा कि पता है मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई बहुत बखूबी देता हूँ, टाइम निकाल के जो भी मेरे पास हो। और भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए हुए इस ईमेल पे आप मेल कर सकते हैं मेरे को डायरेक्टली अपना फ़ोन नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ेंगे तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। सो दोस्तों, ये बात है 2017 की, जब मैं 2000 सीजीएल, जैसा कि मैं बताया मैं सीजीएल 15 से हूँ, बट मेरी ज्वाइनिंग 17 में हुई है। पहले का प्रोसेस थोड़ा लेट होता था, अभी का तो बहुत फास्ट है। सो उस समय क्या होता था, पहले प्री, फिर मेंस, फिर टाइपिंग या इंटरव्यू, उसके बाद फिर आता था डीवी का टाइम, ठीक है। तो डीवी एक एसएससी में हो जाता था, जिसके बाद फाइनल आपका आंसर निकलता था। एक फिर डिपार्टमेंटल डीवी होता था, जो कि एसएससी वो डीवी हटा दिए, डायरेक्ट डिपार्टमेंट अपना डीवी लेता है, ठीक है। सो उसी प्रोसेस से चलेंगे। तो ये बात है, मैं आपको फॉर्म दिखाते भी चलूँगा मैं कैसे फिल किया, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कहाँ प्रिकॉशंस रखना है, गेस्टेड ऑफिसर का साइन, कितने गेस्टेड ऑफिसर का साइन कहाँ लेना है, ठीक है। वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए आगे बढ़ते रहिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला आपके लिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है सन 2017 जनवरी की, और डेट है 23 जनवरी 2017। 23 जनवरी 2017 को एक लेटर आता है हमारे पास, जिसमें लिखा जाता है फिक्सिंग ऑफ डेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो आप ये जैसे देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, तो ये जो सर्कुलर है, तो ये सर्कुलर सभी के लिए आता है। 511 कैंडिडेट्स हुए थे उस समय मुंबई में, जो कि पोस्टेड हुए थे। उनका सिलेक्शन हुआ था मुंबई में, उसमें से बहुत सारे हैं, बहुत सारे चले गए या बहुत सारे ज्वाइन नहीं किए थे, ठीक है। तो ये टीए का पूरा लिस्ट था, जिसमें मेरा नाम देख सकते हैं आप लोग, विवेक राही एज ए ओबीसी। मेरा जो लिस्ट 3 में 2926 मेरा रैंक था। 21/2/2017 को मेरे को बुलाया गया था डीवी के लिए। उसमें डेट दिख रहा होगा आपको, 21/2/2017, यानी 21 फरवरी 2017। तो आप देखें जैसा 1 महीना टाइम मिला था। 23 तारीख को ये लेटर हमारे पास आया था, ठीक है। मतलब ये लेटर पब्लिश हो जाता है, आया तो बहुत दिन के बाद था, पहले क्या होता था पोस्ट से आता था, तो आया तो बहुत दिन के बाद था, लेकिन ये वेबसाइट पर पब्लिश हुआ था। 21/2/2017 को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, 2 बजे का टाइमिंग मेरे को दिया हुआ था, और उसमें एड्रेस भी दिया हुआ था, ठीक है, आगे एक लेटर इसमें। और 22/2/2017 को मेरा जेजे हॉस्पिटल में मेरा सेम मुंबई में ही मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला था मेरा, क्योंकि अभी दो जगह दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो आपको बोला जाता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी हेड हैं उनसे बनवा के लाइए, आप जो भी, मतलब आपका सदर अस्पताल है जहाँ पे सीएमओ बैठते हैं, उनसे आप बनवा के लाइए। एक जो होता है वो आप जब यहाँ आएंगे तो वो खुद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लेंगे, आपको हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा, वहाँ हॉस्पिटल में जाके आपको बनवाना पड़ेगा। तो मोस्टली अब यही होता है, कोविड में बीच में ऐसा हुआ था कि आप सीएमओ से बनवा के लाना पड़ता था, लेकिन अब मोस्टली आप यहीं पे करवाना पड़ता है। मुंबई में तो खासकर मुंबई में यहीं पे होता है, और मोस्ट प्रोबेबली 2-4 हॉस्पिटल्स हैं वहीं होता है, जैसे जीटी हॉस्पिटल है, जेजे हॉस्पिटल है, और भी कुछ हॉस्पिटल है जैसे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है, ठीक है। तो यही 2-4-5 हॉस्पिटल है जहाँ होता है, तो मेरा पड़ा था जेजे हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सो जस्ट उसके 2 दिन बाद ये तो एक निकला, पूरा सर्कुलर निकला कि 511 कैंडिडेट्स को इस डेट को आना है और ये पूरा लिस्ट निकल गया। लेकिन उसके साथ इंडिविजुअली सभी लड़कों को एक लेटर जाता है, ठीक है? जिसको हम ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट बोलते हैं। सीजीएल से जो भी सिलेक्टेड है उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जाएगा कि आपको ये ऑफर दिया जाता है, आपका ग्रेड पे ये रहेगा, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब चीज़ क्या रहेगा, ठीक है? उसमें सारा लिखा रहेगा, कब आपको आना है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके आना है, आपका अटेस्टेशन फॉर्म, आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको फिल करके डीवी के समय लाना है विथ योर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। वो सारे चीज़ मेंशन रहेंगे उसमें, एवरीथिंग कट एंड क्लियर लिखा रहता है उसमें, ठीक है? तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या-क्या होता है मैं बताता हूँ अभी। इसके साथ आप देख सकते हैं जैसे ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आया था मेरे पास, ठीक है? ये मेरे नाम से 25/1/2017 का ये है, तो 23 को आया पूरा लिस्ट और 25 को जो है वो मिला। बट ये मेरे को 25 को नहीं मिला था, ये बाय पोस्ट आया था मेरे को। तो मेरे जो भी मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ पे जो भी मैं कम्युनिकेशन एड्रेस दिया था वहाँ पे मिला था मेरे को। लगभग आई थिंक 3 तारीख के आसपास मिल गया था मेरे को, मतलब 7-8 दिन लग जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि वो ऑनलाइन ही आता है, आपके मेल के थ्रू आ जाता है, उस समय मेल नहीं था, ठीक है? मेल के थ्रू नहीं आता था, बाई पोस्ट ही आता था। तो ये आप देख सकते हैं सारे क्या-क्या लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा-सा बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर दिया हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो आप माइंड मत कीजिएगा उस चीज़ को, ठीक है? सो इसके साथ मिलता है हमें पूरा अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म मैं दिखाता हूँ आपको और वो जो मेन पार्ट है, ठीक है? वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फाइनली दिस इज योर अटेस्टेशन पार्ट। अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है वो एक कंबाइंड फॉर्मेट होता है टोटल 11 पेजेस का, जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म जो है 5 पेजेस का 6 पेजेस का होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है 2, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है, उसके साथ डिक्लेरेशन होता है आपका। ये पूरा एक 11 पेज 12 पेज का एक बंच होता है। और ये मत समझिएगा दोस्तों कि ये 2017 का था, 2025 में चीज़ें बदल गई है, नहीं। आज भी यही डॉक्यूमेंट सेम फॉर्मेट में सेम चीज़ लिखा हुआ आपको मिलेगा जब भी आपका डीवी का टाइम आएगा या डीवी के लिए बुलाया जाएगा आपको। तो सो दिस इज़ द अटेस्टेशन फॉर्म। कैसे भरा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं ब्लैंक फॉर्म दिखाऊँगा, उसको मैंने कैसे फिल किया है वो भी चेक करवाऊँगा फिर, ठीक है? तो सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज। यहाँ आपको फ़ोटो लगाना है, यहाँ नेम वगैरह लिखना है, ठीक है? यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, मतलब जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, होम एड्रेस है, वो सब फिल करना है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ फ़ोटो लगाया, ठीक है? उसके बाद मैं नाम लिखा और अपना जो भी नेटिव प्लेस है वगैरह-वगैरह ये। अगर आप पाकिस्तान के ओरिजिनल हैं, जैसे जो ये आते हैं, मतलब ओरिजिनल रेज़िडेंट पाकिस्तान के हैं, तो वहाँ नॉट एप्लीकेबल में था, तो नॉट एप्लीकेबल। सेकंड पेज में बढ़ेंगे तो फिर आपका आप कहाँ से कहाँ तक रहे हैं, ठीक है? आपके सारे मदर फादर वगैरह-वगैरह का सारा ये आपका लेंगे, ठीक है? कहाँ-कहाँ रहते हैं। अब यहाँ पे मेन बहुत बड़ा एक सीख है, जो कि मैं बताता हूँ आपको। आप कहाँ-कहाँ रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो मैं यहाँ लिखा क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 92 का है। सो मैं 92 से लेके दो 2009 तक लिखा मैं बोरिंग रोड पटना में रहता था, ठीक है? 2010 से लेके टिल डेट मैं केजी रोड था एक आरा में, वहाँ रहता था, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं इसके पहले भी कहीं और रहा था। यहाँ जो भी आप भरिएगा ना, इस पोज़ीशन पे, ये जो कॉलम है 4A में जो भी भरिएगा, जहाँ-जहाँ आप रहे हैं, वहाँ-वहाँ आपका पुलिस वेरिफ़िकेशन भी जाएगा। तो ये आप याद रखिए कि उस चीज़ को थोड़ा-सा मतलब अ, अच्छे से फ़िल करें कि अगर पुलिस, जैसे मैं अपना केस बताता हूँ कि मैं 1992 जब मेरा जन्म हुआ था, तो मेरा जन्म के मैं अपने जन्म के बाद बिहार में एक जगह है रोहतास के आस-पास, अमझोर नाम का, तो मैं वहाँ पे जन्म लिया था मैं। बट वो क्या था कि उम, एक प्लांट था जो कि बेसिकली 2003 में बंद हो गया। और बंद हो गया तो वहाँ से सभी लोग को माइग्रेट भी कर दिया गया क्योंकि वो प्लांट था, तो उसके बाद उसी का जो कॉलोनी बसा हुआ था, वो कॉलोनी को पूरा खाली करा दिया और अब जो है वो कंप्लीटली जंगल है। तो अब कंप्लीट जंगल है तो अब वहाँ तो कोई रहता नहीं है। कोई रहता नहीं है इसका मतलब वहाँ पुलिस वेरिफ़िकेशन होगा तो कैसे कोई, मतलब कोई पुलिस ही नहीं जा पाएगी, ठीक है? वेरीफ़ाई क्या करेगी? वहाँ तो कोई नहीं रहता है। वो कॉलोनी था, वो कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो उस चीज़ की वजह से मैं 1999 से लेके 2003 तक का जो सफ़र था वो मैं ना दिखा के सबको पटना में मर्ज कर दिया। और जब आया था मेरे पास डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन तो पटना का भी आया था। कहाँ आप पढ़ते हैं वो भी आता है, कहाँ आप रहते हैं वो भी आता है, ताकि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है ये पुलिस एक वेरीफ़ाई कर सके। कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जहाँ-जहाँ आप फ़िल कर रहे हैं कि यहाँ-यहाँ रहे हैं, वहाँ-वहाँ आपको ये करना पड़ेगा। अब मैं पटना इसलिए डाला क्योंकि पटना भी नहीं डालता, मैं डायरेक्ट गाँव ही डाल देता तो चलता है, लेकिन पटना में मैं स्टडी किया हूँ तो वो मेरे को डालना ज़रूरी था। ठीक है? सो ये मैं आपको दिखाया। उसके बाद आपका जो आपका फैमिली डिटेल है, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, ठीक है? उनका विलेज वगैरह कहाँ है, ठीक है? वो सब करते हैं। थर्ड पेज में आते हैं आप,
तो थर्ड पेज में यही आपको फॉरेन में कोई रह रहा है उसका जानकारी, थोड़ा बहुत आपके बारे में जानकारी, तो यहाँ तो एनए कर दिया मैं। नेशनलिटी हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज प्रेजेंट एज हो गया। तो जब मैं ज्वाइन किया था उस समय मेरा एज जो है 24 ईयर्स था। तो 24 ईयर्स, मैट्रिक कब किया आपने? तो 15 ईयर्स में मैंने किया था। बाकी सब छोटे मोटे चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद मेन आता है ये पार्ट जो आपका 10 नंबर कॉलम है। दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कहाँ कहाँ स्टडी किया। तो जहाँ जहाँ स्टडी किया आपने वो दिखा सकते हैं आप। जैसे मैंने लिख दिया कि केवी बेली रोड पटना में मैंने अप्रैल 1997, जो कि मैं फर्स्ट क्लास था, उस समय से लेके मार्च 2009 तक टोटल मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट दोनों करके वहाँ से निकला। बट ऐसा नहीं है, मैं जैसे बताया कि मैं केंद्रीय विद्यालय अमझोर में पढ़ता था पहले, 1 से लेके आई थिंक 5 या 6 क्लास तक, ठीक है। बट वहाँ का देता तो वहाँ का केंद्रीय विद्यालय बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ प्लांट ही बंद हो गया, ठीक है। एक साथ 2003 में 3 फैक्ट्रीज बंद हुए थे शायद। उसमें एक अमझोर वाला फैक्ट्री जो पीपीसीएल फैक्ट्री था वो भी था। तो केंद्रीय विद्यालय भी वहाँ का बंद हो चुका था। केंद्रीय विद्यालय बंद हुआ तो अगर मान लो कि वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएगा मेरा, तो वहाँ तो कोई रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं, ठीक है। या फिर किस स्कूल के साथ या डॉक्यूमेंट कहाँ हैंड ओवर किया होगा, इससे क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसके वजह से मैं उस पार्ट को इग्नोर ही कर दिया। मैं केवी बेली रोड को डायरेक्ट कर दिया कि मैट्रिकुलेशन यहाँ, इंटरमीडिएट यहाँ से किया। उसके बाद मैं आरा आ गया और वहाँ से जो भी कॉलेज वाला है वो डाला। तो जितने भी आपके एजुकेशंस होंगे वो सिस्टमेटिक वाइज यहाँ आप डाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे के कॉलम में आपको मिलेगा आर यू होल्डिंग एनी अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो वो भी आप फिल करेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं कोई भी, तो कब से कब तक हैं, ठीक है। आपका वहाँ डेजिग्नेशन क्या है, वहाँ पे आपका एम्प्लॉयर नेम वगैरह ये सब चीज़ पड़ेगा। रीज़न क्या है आपको लीव करने का वगैरह वगैरह सब भरना पड़ेगा आपको। तो यहाँ भी जब भरते हैं तो आपको जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से भरते हैं तो वहाँ से आपको एनओसी चाहिए होता है, या फिर अगर रेजिग्नेशन लिए हैं आप तो आपका रेजिग्नेशन का कंप्लीट एक लेटर होता है, ठीक है, वो लेना पड़ता है। और अगर आप रेजिग्नेशन नहीं लिए हैं, आप अगर टेक्निकल जा रहे हैं तो टेक्निकल के लिए आपको एनओसी लेना पड़ता है। जब आप डीवी करवाने जाएंगे, आप अगर किसी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में हैं तो प्लीज़ आप अपना एनओसी अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से लेके जाइएगा। सब लेट सपोज कि आपका इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ और इसके पहले आप पोस्टल डिपार्टमेंट में है, तो पोस्टल डिपार्टमेंट से आप एक ये लीजिएगा, क्या कहते हैं, एनओसी लीजिएगा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर गोइंग टू डीवी इन ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरह का एक होगा, आप बोलिएगा तो मैं फॉर्मेट वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं, अगर कोई दिक्कत होता है तो आपको, ठीक है। वो तो इसका भी एक कहानी है कि मैं जो हूँ वो पहले बिहार गवर्नमेंट में था, ठीक है। 2000 आई थिंक जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2012 में, उसी के बाद सितंबर अक्टूबर के आसपास मेरा जॉब लग गया था उसमें। बट चीज़ें क्या थी कि वो पहले बिहार गवर्नमेंट जो था वो सारे एग्ज़ाम जो सारे अपॉइंटमेंट्स होते थे ना उनको एज ए लीज़ पे लेता था। 10 साल का लीज़ रहता था, उसके बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब एक कंप्लीट गवर्नमेंट ना होकर एग्रीमेंट के साथ वो बिहार गवर्नमेंट लेता है। जैसे टीचर का भी बीच में कुछ रिक्रूटमेंट किया था तो वो एग्रीमेंट के साथ ही किया था कि आप लोग को 10 साल के लिए बनाया जा रहा है, 10 साल के बाद पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो उस टाइप का था। तो मैं उसमें 3 महीना 4 महीना नौकरी करके मैं उसको छोड़ दिया था। तो मैं वहाँ डाला नहीं, क्योंकि छोड़ा तो वहाँ पे मेरा कुछ प्लान वगैरह कुछ बना नहीं था। पेमेंट भी उस समय ऑफलाइन मिलता था मेरे को। 2012 में ऐसे भी पेमेंट हर डिपार्टमेंट में ऑफलाइन ही मिलता था। 13-14 के बाद थोड़ा सा वो बैंक की तरफ शिफ्ट हुआ, नहीं तो पहले पेमेंट ऑफलाइन ही मिलता था, ठीक है। तो वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है, मेरे पास। तो मैं उसको फिल ही नहीं किया, क्योंकि वो कंप्लीट गवर्नमेंट एक तरह से था ही नहीं, क्योंकि करता तो फिर वो दिक्कत होता। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है कि कभी आप अरेस्ट हुए हैं, कभी आप डिटेन हुए हैं, कभी कोई क्रिमिनल लॉ चला है आपके ऊपर, कभी कोर्ट केस वगैरह कुछ हुआ है या कभी कुछ, तो आप जनरली नो 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 सब सब किसी का होता नहीं है। तो नो पे टिक या यस को काट भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। उसके नीचे आता है, आप जैसा कि देख सकते हैं नीचे एक कॉलम है 13 नंबर पे कि 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम देना होगा, ठीक है। इसका मैं कहानी बताता हूँ। तो मैं ये 2, मेरा अगर फॉर्म देखेंगे आप, एक सेकंड, हाँ, मेरा अगर फॉर्म देखेंगे तो आप इसमें 2 देखे होंगे, एक हजारी सिंह और चंदन सिंह। हजारी सिंह मेरे बड़े पापा का नाम है, जिसको आप ताऊ जी कह सकते हैं। चंदन सिंह मेरे जिया जी का नाम है। तो ये 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम दे दिए। बट ये प्री फॉर्म है जो जब मैं जमा किया था ये फॉर्म, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉपी रखा हुआ है। जब मैं जमा किया था फॉर्म, तो बस ये दोनों नाम देने से नहीं हुआ। मेरे को बोला गया कि इनका बगल में छोटा-छोटा एड्रेस भी लिखिए और फ़ोन नंबर भी लिखिए। तो फ़ोन नंबर ज़रूरी होता है इनका लिखना, ठीक है। जब भी आप करेंगे तो आप ब्रैकेट में फ़ोन नंबर उनका और कुछ भी छोटे में मतलब पूरा डिटेल एड्रेस नहीं, एक रफ एड्रेस भी आप लिख दें उनका। इनके पास फ़ोन जाता है। जब भी आप डीवी करवा के आप आएँगे तो बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन में आपको इनके पास फ़ोन जाता है। जैसे जिया जी के पास मेरे फ़ोन गया था कि आप इनको कैसे जानते हैं? तो उन्होंने बताया कि ठीक है, ऐसा-ऐसा बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन में आपके फैमिली मेंबर का नाम नहीं होना चाहिए। जैसे आपके मम्मी पापा भाई बहन जिनका नाम आप उधर दे रहे हैं, उनका नाम यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ किसी और आदमी का नाम होना चाहिए जो आपके फैमिली में तो ठीक है, लेकिन आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ दे दिया,
ठीक है, नीचे आपका साइन वगैरह होगा, ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद आता है दोस्तों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। नाउ द बेस्ट पार्ट इज़ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस पे गवर्नमेंट जो भी मतलब एक गेज़ेटेड ऑफिसर होते हैं उनका सिग्नेचर लगता है। तो आपको 2 गेज़ेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए 4 डॉक्यूमेंट्स पे, तो 2 अलग-अलग करेंगे आप, ठीक है? मैं बताता हूँ कैसे। ये देख सकते हैं आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कौन साइन कर सकता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में, वो सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे गेज़ेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के कोई हो, या कॉन्स्टिट्यूंसी के कोई भी हो, ठीक है, तहसीलदार हो, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो किसी भी इंस्टीट्यूशन के, या फिर आपका पोस्ट मास्टर हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, ठीक है, पंचायत मेंबर्स हो, ठीक है, पंचायत इंस्पेक्टर हो, वो सब कर सकते हैं क्योंकि वो गेस्टेड के कैटेगरी में आता है, और ये लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं नॉर्मली अपना नाम लिखा, फादर्स नेम, कितने सालों से आप उन्हें जानते हैं, मतलब मतलब आइडेंटिटी कौन दे रहा है, तो कोई गेस्टेड ऑफिसर होगा, वो मुझे दे रहा है, तो वो मुझे कितने दिन से जानता है वो लिखना है। ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है कि 6 महीना नहीं लिखेंगे तो दिक्कत होगा, ये होगा, वो होगा। 1 महीना भी इनफ, बस वो आपको जानते हैं, बस वही जानना है उनको, ठीक है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि वहाँ 6 महीना लिख दे, कि 1 साल लिख दे, कि क्या लिख दे, कि क्या लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि कितना लिखना चाहिए एक वैल्यू, तो मिनिमम 6 मंथ्स के बाद कितना भी साल लिखिए, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। 6 मंथ डाल दीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है खैर, ठीक है। आप 1 मंथ भी डालते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगा, ठीक है। तो उस समय और ये बात हो गया था। अब देखिए, मैं बताया ना आपको कि ये बात था कब, 3 या 4 फरवरी को मेरे पास ये आया था, और ये सारा काम अटेस्टेशन फॉर्म भरवाना, ये भरवाना, वो भरवाना, ये सब करते-करते मेरे को 15 तारीख हो गया, ठीक है। सो यहाँ साइन जो है 15/2/2017 का है, ठीक है। और ये जो थे वो सीनियर साइंटिस्ट हेड हेड थे, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र में। तो उन्होंने मेरे को ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था, ठीक है। ये एक साइन हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी साइन्स आएँगे, ठीक है। उसके बाद आएँगे तो आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में आप जानते हैं डिक्लेयर करते हैं कि जो भी मतलब मैंने ये जो भी प्रोवाइड किया है वो मतलब मेरे नॉलेज में सही है। उसके नीचे कुछ और फॉर्म्स होंगे, आप ये पेज नंबर 9 जो है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने फिल भी किया है, ठीक है। आप रोक के पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नाउ एक था आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, एक और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है। मैं पहले आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद कैरेक्टर पे जाऊँगा। एक और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आएगा। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे आपका फ़ोटो भी लगने वाला है, ठीक है। आपका कंप्लीट एड्रेस भी होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। सो नाम, फादर्स नेम, ठीक है, जो भी एड्रेस, कितने साल से आप जानते हैं वो, आपका कोई एक पहचान, ठीक है, और उसके बाद फ़ोटो। यहाँ थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लेंगे, ये जो साइन लेंगे गेज़ेटेड ऑफ़िसर का, ये आपके प्रीवियस जो गेज़ेटेड ऑफ़िसर जो एक और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे साइन किए थे, उनसे वो अलग हो। मतलब आपको 2 चाहिए ही चाहिए, 2 गेज़ेटेड ऑफ़िसर का साइन आपको चाहिए, ठीक है। एक जो आपके एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे किए, एक दूसरे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे किए, जो कि आपका फ़ोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है। एक और आएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो मैं अब बताता हूँ आपको। तो यहाँ मैंने करवाया, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, फ़ोटो पे भी क्रॉस उनका स्टैम्प या साइन वगैरह रहना चाहिए। तो साइन तो मैं हाइड किया हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो ये सब इलेक्शन ऑफिसर थे, ठीक है। उन्होंने मेरा आरा के, उन्होंने मेरा साइन किया था, और मैं पर्सनली उनको जानता भी था, ठीक है। कौन-कौन साइन कर सकता है यहाँ लिखा हुआ, और ये बात 14 की है, मतलब 14 को यहाँ करवाया, और 15 को मैं जो साइंटिस्ट थे, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड। उसके बाद आता है, एक आएगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको 2 रहेगा, जैसे आप देख रहे होंगे, 10A एंड 10B, दोनों का फॉर्मेट वगैरह सब सेम है। अब यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 गेज़ेटेड ऑफ़िसर का साइन चाहिए। तो एक आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट पे जो साइन किए थे, वो यहाँ उन्हीं से आप कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बना सकते हैं। दूसरे आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट पे साइन किए थे, उन्हीं से इनका दूसरा कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बना सकते हैं। मतलब टोटल 4 जगह साइन चाहिए आपको गेज़ेटेड ऑफ़िसर के, जहाँ पे 2 गेज़ेटेड ऑफ़िसर रिक्वायरमेंट होंगे। 2 जो हैं, 2-2 जगह साइन करेंगे। एक करेंगे कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट पे, और एक करेंगे आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट पे। दूसरे भी एक करेंगे कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट पे, और दूसरे वाले जो दूसरा अपना साइन है, वो करेंगे आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट पे, जो कि आपका फ़ोटो इनेबल्ड होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 जगह ये साइन होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट के बाद आता है आपका, मैं बता दिया, आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट वगैरह, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल डिक्लेरेशन रहता है, ठीक है, कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन, जो कि आपको प्रेज़ेंट करना रहता है एट अ टाइम ऑफ मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। तो मैं आप कैसे फिल किया हूँ, मैं अब दिखा देता हूँ। ये आपका फॉर्म रहा, ठीक है। नॉर्मल है ये, आप मतलब कब आपका नाम, आप कब कब के मतलब आपका जन्म कब हुआ है, या कितने साल के अभी हैं, और आपका प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैं अमझोर में जन्म किया था, तो अमझोर मैं लिख दिया यहाँ पे। फिर आपका कुछ, क्या अभी कभी स्मॉल पॉक्स था, क्या अभी आपका कोई मतलब और डिज़ीज़ था, ठीक है। आप लास्ट वैक्सीनेट कब हुए थे, तो ये तो मैं लास्ट वैक्सीनेट मुझे याद तो नहीं था। ऐसे ही घर पे पूछा तो बोला लिख दो कुछ भी 10 साल,
तक तो हुए ही थे, कुछ ना कुछ लगा ही था, तो 92 से 10 साल लेके मैंने 2002 लिख दिया। बट ऑब्वियस है आप लोग को तो एक ही वैक्सीन लगा है लेटेस्ट में, ठीक है, जो कि कोविड वैक्सीन है, तो कोविड ही का ही ईयर आप जो भी है लिख दीजिएगा, 2021-20 जो भी लगा होगा आप लोग को, ठीक है। और उसके बाद कोई नियर बाय रिलेटिव्स में, मतलब कहने का मतलब आपसे ये डिजीज़ हिस्ट्री लेता है आपको कि आपको कोई डिजीज़ तो नहीं था, प्लस में आपका कोई मेडिकल रिकॉर्ड है कि नहीं प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर सबका लेगा, तो फिर मैं फादर का देख रहे हैं, जैसे 46 ईयर फिट हैं, ठीक है, उन्हीं को मतलब उनका एज ऑफ डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है। सो डेथ तो हुआ नहीं था, तो नॉट अप्लीकेबल। नंबर ऑफ ब्रदर्स कितने हैं वगैरह वगैरह, तो मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो वहाँ नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। मदर का वैसे ही, मदर का मतलब ये कैसा है, कंडीशन कैसा है, फिट है या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम वहाँ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टर का है तो वो भी आप लिख सकते हैं लास्ट में आपका, ठीक है। लास्ट में यहाँ देखे होगे साइन में छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ साइन लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर, तो मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं जब वहाँ पे अटेस्ट करेंगे आपको, ठीक है, जब आप मेडिकल करवाने जाओगे, तो वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होता है उन्हीं के साथ, तो मैं छोड़ दिया था कि उन्हीं के सामने सिग्नेचर कर दूंगा, कोई दिक्कत होगा तो फिर आप समझ सकते हैं, तो सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको फिल आप यहाँ नहीं कर सकते, इसको मेडिकल ऑफिसर फिल करता है, ठीक है। सो बस आप नाम, जो भी आपका आइडेंटिटी मार्क्स है वो लिखिए। मेडिकल ऑफिसर कब करता है ये समझिए, जब आप जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन देने। दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ, अगर आप कमेंट करें और वैल्यूएबल कमेंट एक लगे, तो मैं एक अपना मेडिकल भी आपको इस तरह से दिखा सकता हूँ। मेरे पास तो मेडिकल का तो बहुत रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं एक जर्नी क्या क्या होता है, मैं जेजे हॉस्पिटल का पूरा एक अपना मतलब मेरा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, कितना टाइम लगता है, क्यों मेरे को टिकट अपना कैंसिल करवा के वहाँ टाइम लग गया, जबकि 22 को था, मेरे को आते 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 25 हो गया, मतलब मेरे को डीवी मतलब अपॉइंटमेंट देते 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 25 तारीख हो गया, मतलब फाइनल वो जमा करते करते, तो 4 दिन क्यों लग गया मेरे को, मेरे से क्या गलती हुई थी, वो आपको आप गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। दोबारा मेरे को पूरा ब्लड टेस्ट करवाना पड़ा था सारा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो सीखने लायक हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगा बनाने का बहुत जल्दी, ठीक है। सो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का साइन होता है, उनका पूरा स्टैम्प वगैरह लगता है, और यही जो है जो आपका सर्टिफिकेट है, यही सर्टिफिकेट फाइनली आपको जमा होता है। बट ये सर्टिफिकेट बस एक सर्टिफिकेट नहीं होता है, इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए ढेर सारे टेस्ट करवाने होते हैं, आई टेस्ट करवाना, ईसीजी करवाना वगैरह वगैरह, क्या क्या होता है। मैं या तो आप आई बटन पे एक छोटा सा वीडियो दिव्या कुमारी का है वो देख सकते हैं, या मैं फ्रेश वीडियो बना दूंगा इससे जो लेटेस्ट, जिसमें सारी चीज़ों को एंगल को कवर करूंगा, ठीक है, वो मैं बना दूंगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ हुआ, और मैं 25 तारीख को, ठीक है, मैं जाके दे दिया, ठीक है। 25 तारीख को जैसे ही जाके दिया, शायद 25 नहीं 24 ही तारीख था, ठीक है। तो 25 तारीख को नहीं, हाँ, ये मैं 24 तारीख को ही शाम को दे दिया था, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ। शाम को 3 बजे 4 बजे के आसपास ना मैं हॉस्पिटल से निकला था, और 5 बजे जाके मैं अपना वो सबमिट कर दिया विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपका सारे रिपोर्ट्स का ओरिजिनल कॉपी हो, ठीक है, जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिला है वो हो, सब चीज़ उठा के मैंने जाके अपने जो भी मेरा इनकम टैक्स मुंबई में जाके सबमिट कर दिया। तो मैं वहाँ जब गया, ठीक है, तो वहाँ पे आप मेरे से 2 क्वेश्चन पूछा गया कि आप इमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप एक मतलब बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं। और बाद का जब मेरा आप ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देखेंगे, तो उसमें एक कॉलम था, थर्ड या फोर्थ पैराग्राफ पे पढ़िएगा आप, ठीक है, कि आपको बीच में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, डीवी और मेडिकल होने के बाद। जो डेडलाइन था वो था 27/3/2017 तक, मतलब 27 मार्च तक किसी भी हाल में आपको ये करना है, क्या कहते हैं, 27 दिन तक किसी भी हाल में आपको ज्वाइन करना ही करना है। तो मैं जो हूँ ज्वाइन उस समय इमीडिएट, बहुत लोग तो उस समय इमीडिएट ज्वाइन करते हैं, तो उस समय ऑफर अपॉइंटमेंट लेके और 2 दिन में फिर वो वापस वो बुला के ज्वाइन करवा देते हैं। बट मैं ये बात था कब, शायद 25 तारीख का बात था या 24 तारीख का बात था, 24-25 फरवरी का बात था। तो मैं 1 महीने के बाद 24 मार्च को ज्वाइन किया, क्योंकि 27 डेडलाइन था, और 25-26 मार्च जो है वो ये था, सैटरडे संडे था। तो फ्राइडे को मैं ज्वाइन किया, ताकि फ्राइडे को जैसे ज्वाइन करूँगा तो सैटरडे संडे छुट्टी रहे, तो कुछ और काम कर लूँ, जैसे रूम ढूंढना है वगैरह वगैरह कर लूँ, फिर 27 को तो मंडे है। तो 24 को किया, तो ये 3 दिन का सैलरी भी मेरा ऐड हो गया, ठीक है। तो 24 को मैं ज्वाइन किया था, ये देख सकते हैं आप मेरा ज्वाइनिंग रिपोर्ट, कुछ चीज़ों को मैंने छुपा रखा है, ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। इस तरह का एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट मिलेगा, जो कि लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। यही ज्वाइनिंग रिपोर्ट कभी भी आप ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स करेंगे, तो ये जो है आप ज्वाइन करते हैं, वहाँ से शुरू होती है आपकी असली जर्नी डॉक्यूमेंटेशन की। अभी तक जो देख रहे थे ना, वो मतलब कुछ भी नहीं था, ठीक है। अभी आएँगे तो आपको मतलब ये तो था कि चलो नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, लेकिन अब जो है वो डॉक्यूमेंट्स ऐसा होगा जिसके बारे में आप सुने नहीं होंगे। जैसे न्यू होगा आपके लिए, जैसे
CSRF फॉर्म होता है आपका, फिर आपका NPS का फॉर्म होता है, मैंडेट होता है। तो ये क्या होता है मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। नॉर्मल एक बैंक अकाउंट का फॉर्म था, वही मैं जानता था, ठीक है। तो धीरे-धीरे सारे फॉर्म से पल्ला पड़ा। सो ये एक मिला था कि आप न्यू कैंडिडेट्स जो हैं वो क्या-क्या फॉर्म जो है कहाँ-कहाँ सबमिट करना है। सो ये रूम नंबर मेंशन है साइड में और कौन-कौन सा फॉर्म है, तो मैं एक-एक करके फॉर्म दिखाऊँगा। सबसे पहले तो NPS का फॉर्म आता है, जो नेशनल पेंशन स्कीम है या नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसका एक फॉर्म होता है। EPS का होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है वो, ठीक है। और उसके साथ मैंडेट फॉर्म, एक्सेप्टेंस फॉर्म कि आप जॉब को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो वाला फॉर्म एक होता है नॉर्मल, ठीक है। एम्प्लॉयी कोड फॉर्म होता है, आपका पहचान पत्र जो बनाते हैं, ठीक है वो। उसके बाद सिम का एक फॉर्म होता है, MTNL का सिम मिला था हमें उस समय। शायद आपके डिपार्टमेंट में वो जियो का सिम मिल जाए या एयरटेल का मिल जाए, ठीक है, डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ MTNL चलता है, तो MTNL का सिम का कार्ड मिला था। आइडेंटिटी कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म मिला था, जो मतलब आइडेंटिटी कार्ड का जो एप्लीकेशन आइडेंटिटी कार्ड के लिए अगर आप करते हैं, देखिए एम्प्लॉयी कोड फॉर्म अलग होता है, आइडेंटिटी कार्ड फॉर्म अलग। एम्प्लॉयी कोड पहले आता है आपको, ठीक है, कि आपका एम्प्लॉयी कोड नंबर ये है, जैसे मेरा है 179 और आगे भी 3 वर्ड है, मैं डिस्क्लोज नहीं करता, सॉरी। और उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड का अलग होता है, जिसमें आपका आई कार्ड होता है। आई कार्ड में आपका सब चीज़ लिखा रहता है, आप समझ सकते हैं आई कार्ड क्या होता है, नॉर्मल सबको देखा होगा वो। तो आई कार्ड के लिए जाके फ़ोटो वगैरह खिंचवाना पड़ता है, वो चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद IT इनकम टैक्स क्वार्टर अलॉटमेंट का आपका फॉर्म होता है, तो क्वार्टर्स भी आप देख सकते हैं, क्वार्टर का भी फॉर्म। बट ये कुछ चीज़ें जो हैं अब वो ऑफलाइन से शिफ्ट हो गई हैं ऑनलाइन, तो मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अभी तक वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी ज्वाइन किए हुए हैं, और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। सो आते हैं सबसे पहले तो हम NPS पे, यानी नेशनल पेमेंट सिस्टम पे, ठीक है। सो NPS का फॉर्म ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्योंकि पुराना फॉर्म था और इसी फॉर्मेट में मिला था, तो सॉरी। बट आप इसे आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बस मेरा मोटो था कि किस तरह से भरना है वो मैं दिखा दूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ पर्सनल सबसे पहला कॉलम में देखेंगे तो एक तो फोटो, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मतलब मैं ज्वाइन लिया हूँ, तो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कहलाऊंगा, तो गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। पर्सनल डिटेल जिसमें नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, फादर्स नेम, आपका जेंडर, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड में, तो आइडेंटिटी डिटेल में आपका मतलब आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड तो नॉर्मल होता है, वही दीजिए आप, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस, तो मैं अपना एड्रेस डाला, फिर एड्रेस प्रूफ के लिए मैं आधार कार्ड लगाया उसमें, तो आधार कार्ड पे टिक किया। और ये सारे के ज़ेरॉक्स भी आपको नीचे ऐड करने होते हैं, जो भी आप बोल रहे हैं ना कि ये प्रूफ दे रहा हूँ ये। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आप ईमेल आईडी, बिल्कुल ध्यान से ईमेल आईडी ज़रूर लिखिएगा और सही से लिखिएगा, और जो हमेशा के लिए यूज़ कर रहे हैं वही लिखिएगा, क्योंकि आज तक जो मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है, एनपीएस का सारा मैसेज उसी पे आता है। और फ़ोन नंबर में भी एनपीएस के सारे फ़ोन मतलब जो मैसेजेस आते हैं वो इसी पे आते हैं, ठीक है। नीचे एक कॉलम है, डू यू वांट टू सब्सक्राइब टू एसएमएस अलर्ट, तो यस कीजिएगा उसको, ताकि आपको जो भी कंट्रीब्यूशन एनपीएस में हो उसका आपको मैसेज भी आते रहे, ठीक है। नेक्स्ट है अदर डिटेल्स में, आप किस सेक्टर में काम करते हो, आपका सैलरी क्या है। तो आपका उस समय तो मेरा 1 to 5 लाख में था, ठीक है। अब तो सैलरी ज़्यादा मिलने लगा, ऑब्वियस है, उस समय सैलरी कम था, एज ए टीए को भी कम ही मिलता था, ठीक है। अभी तो उससे लगभग एज ए टीए न्यू रिक्रूटमेंट लगभग डबल हो ही गया है, ठीक है। तो उस समय मैं 1 to 5 लाख में था, तो उसको टिक किया, ठीक है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका ये बैंक, सो बैंक अकाउंट नंबर। मैं यहाँ एक चीज़ मिस कर गया कि जब भी ज्वाइन करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको सबसे पहला जो काम करना है, आपके वहाँ के लोकल किसी ब्रांच में, जैसे मुंबई में था तो मुंबई के लोकल किसी ब्रांच में जाके मेरे को अकाउंट खुलवाना था। तो जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो वो घूमते रहते हैं, जो भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव है ना बैंक्स के, ठीक है, वो घूमते रहते हैं। तो एक्सिस बैंक के थे, वो मिले थे, तो मैं एक्सिस बैंक में ही खुलवा लिया, एंड ठीक है, सर्विस ठीक है, किसी भी बैंक में खुलवाइए, सर्विस बहुत अच्छा है उसका, ठीक है। क्योंकि वो सेविंग बैंक अकाउंट तो होता ही है, साथ में वो सैलरी अकाउंट होता है, तो सैलरी अकाउंट ज़रूरी होता है जिसमें सैलरी क्रेडिट होगा आपका, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट में मुंबई, जैसे देख सकते हैं, एक्सिस बैंक मुंबई फोर्ट में जो है वहाँ पे खुलवाया, वहाँ पे उसका जो भी MICR कोड, IFSC कोड, ये तो आपको नेट पे ही सर्च करने पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सब लिख के, अपना अकाउंट नंबर लिख के, ठीक है, वो सब करके आपको ये फॉर्म देना है। उसके बाद सेकंड पेज आता है, सेकंड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप नॉमिनी किसको रखना चाहते हैं। तो मैं अपनी मदर का नाम डाला था, आज भी मेरी मदर ही नॉमिनी है, आज भी मेरे एनपीएस के फॉर्म में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बाद में कभी भी जब मन करे आपका ये चेंज कर सकते हैं आप। हाँ, ये जो एनपीएस फॉर्म होता है ना, ये CSRF का फॉर्म होता है, दैट इज सेंट्रल सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, ठीक है। उसी में देखेंगे आप कि उसमें फिर आपका एम्प्लॉय कोड होता है। एम्प्लॉय कोड में आप देखेंगे कि मैं जैसे बताया कि 179 और आगे भी समथिंग नंबर है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सॉरी। तो वो सब डाल के बाकी ब्लैंक करके हम लोग वो भेज देते हैं डिपार्टमेंट्स को, एक दे देते हैं, वो आप फर्दर आपका जो भी एनपीएस में होना होता है वो करते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक और उसमें एनेक्चर आता है कि आप जो भी अपना नॉमिनी सेलेक्ट किया है ना, जैसे मैं अपनी मदर को किया था, तो उनका रिस्पेक्टिव नाम्स आप चाहे तो 2-3 नॉमिनी भी रख सकते हैं, जैसे आप मदर को, फादर दोनों को रख सकते हैं। टोटल आपके पास 100% है देने के लिए, तो आप किसको-किसको क्या-क्या मतलब अगर मान लीजिए कि आपको कुछ हो जाता है, एज़ ए गवर्नमेंट में जब आप सर्विस कर रहे हैं, उस समय कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कभी कुछ हो, ठीक है? बट स्टिल तो जब आपके डेथ के बाद जो भी ग्रेच्युइटी वगैरह है, जो भी आपको बेनिफिट्स मिलना है, वो किसको कितना मिले। तो मैं अभी मदर का ही नाम डाला हूँ। आज भी मेरी मदर ही है उसमें, ठीक है? उसको चेंज नहीं किया हूँ, ठीक है? बाद में कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है? जब माँ ना रहे, ठीक है? इस तरह से, तो मैं फिर किसी और का नाम वहाँ सोचूँगा। तो ये आप कहने का मतलब कि आप ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आप ये बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कभी भी जब आपको मतलब लगे कि वहाँ से ये नाम हटा के दूसरा नाम देना है, तो ये मतलब ये है चेंजेबल है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आज जो दे दिए वो पत्थर का लकीर है एकदम, ठीक है? कि उसके बाद चेंज ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ मदर को देख रहे हो इन परसेंटेज 100% मदर को रखा है, ठीक है? बहुत लड़के 50-50% मदर और फादर दोनों को रख देते हैं, कोई सिस्टर को भी रख देता है, ठीक है? अपना-अपना ये बट सिस्टर और ब्रदर को मैं मना करूँगा रखने के लिए क्योंकि एक एज ही तक सिस्टर और ब्रदर जो है ना आप पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? जैसे सिस्टर का भी शादी जब हो जाए तो वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी फिर आप पे। ब्रदर का भी हो जाए तो ब्रदर का भी 18 या 20 साल जो भी होगा वो अगर हो जाए तो वो आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो फिर वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा तो नॉमिनेशन भी उनका वो नहीं डाल सकते हैं। जो डिपेंडेंट है आप पे ना उन्हीं का नाम डाल सकते हैं या अपने क्लोज़ रिलेटिव का नाम डाल सकते हैं। मतलब आप अपने जो भी ब्लड रिलेशन में उनका नाम डाल सकते हैं विथ अ वैलिड प्रूफ, ठीक है? सो ये हुआ। ये जो चल रहा था मैं आप देखें कि मैं 24 मार्च को जॉइन किया था और ये सब चीज़ करते-करते मेरे को 11 अप्रैल हो गया, ठीक है? उसके बाद आता है द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ ईपीएस फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, यही परफॉर्म है उसका, ठीक है? इस तरह से भरते हैं, ठीक है? ईपीएस फॉर्म के साथ एक मैंडेट फॉर्म भी होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो नेम, एम्प्लॉय कोड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ठीक है? कहाँ आपका बैंक है, बैंक का आपका एड्रेस, ठीक है? उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, ठीक है? रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह ये सब भर के और साथ में एक मैंडेट। अब ये मैंडेट फॉर्म क्या होता है मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ गाइड कर सकता हूँ, ठीक है? मैंडेट फॉर्म क्या होता है कि आपके डिपार्टमेंट से एक फॉर्म मिलता है मैंडेट फॉर्म जो कि आपको अपने बैंक से जाके सर्टिफ़ाई करवाना होता है कि ये आरटीजीएस फैसिलिटी के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है जब भी पैसा क्रेडिट होता है आप में किसी बैंक में, ठीक है? तो वो पेमेंट रिसीव करने के लिए बैंक आपका पेमेंट रिसीव मतलब करता है, ठीक है? यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पैसा जाएगा या आपके जेडीओ जो भी ज़ोनल होगा वहाँ से पैसा जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो वो एक मोड के लिए एक मैंडेट फॉर्म ज़रूरी होता है, ठीक है? मैंडेट फॉर्म जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है। ये फॉर्म आपको प्रोवाइड होगा आपके डिपार्टमेंट से जब आप जॉइन करेंगे तो और इस चीज़ को अटेस्ट करेगा कौन? आपका बैंक। जैसे देख रहे होंगे यहाँ मेरा मैनेजर जो है उनका ये सिग्नेचर है और सील भी जो है वो एक्सिस बैंक लिमिटेड का सील लगा हुआ है। यहाँ सिग्नेचर ऑफ कस्टमर जो कस्टमर मैं हूँ, यहाँ सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप। ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंडेट फॉर्म, ठीक है? ये मैंडेट फॉर्म हो गया, उसके बाद आपका ईपीएस हो गया, ठीक है? वो और बाकी भी चीज़ जैसे एनपीएस हो गया, सीएसआरएफ हो गया, ठीक है? और भी बहुत सारे फॉर्म्स थे जो कि मैंने दिखाया आपको। वो सारा को एक बंच बना के आपको अपने आपके डीडीओ में, ठीक है? जो भी डीडीओ या जेडीओ होगा आपका, डीडीओ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है? जहाँ आपको जो कि आपका सैलरी क्रेडिट करते हैं, ठीक है? हर डिपार्टमेंट में होते हैं, ठीक है? सॉरी। तो वहाँ पे जाके आपको सबमिट करना है। क्या-क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ध्यान से देखिएगा। सीएसआरएफ फॉर्म 1 जो कि मैं दिखाया, जो कि प्रान जनरेशन के लिए होता है। प्रान कार्ड जो होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। तो वो आपका एक ही बार लाइफ में बनेगा, ठीक है? जब भी आप पहले कहीं जॉइन कर लिए होंगे, तो आप आएँगे तो उसका यहाँ लिखा हू हैव ऑलरेडी प्रान सबमिट अ ज़ेरॉक्स ऑफ प्रान कार्ड, ठीक है? वो प्रान नंबर होता है एक, ठीक है? उसके बाद ज़ेरॉक्स ऑफ जॉइनिंग लेटर जो भी आपका जॉइनिंग लेटर होगा वो, ज़ेरॉक्स ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट बताया था मैं, जो मिला था उसका 3 कॉपी, ज़ेरॉक्स ऑफ मैंडेट फॉर्म का 4 कॉपी का ज़ेरॉक्स, ईपीएस फॉर्म का 2 कॉपी का ज़ेरॉक्स, ईपीएस फॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट स्कीम था, ठीक है? साथ में आपको कैंसल चेक देना है एक, ठीक है? आप जब भी बैंक अकाउंट बनाएँगे तो आपको एक चेक भी मिलेगा, तो कैंसल चेक, कॉपी ऑफ ओरिजिनल एंड 3 कॉपी ऑफ ज़ेरॉक्स, 1 कॉपी ओरिजिनल में चाहिए और 3 कॉपी कैंसल चेक का ज़ेरॉक्स चाहिए। सैलरी अकाउंट ओपन ओनली लोकल ब्रांच ऑफ एनी बैंक, जो मैं बात बता रहा था कि जब भी वहाँ जॉइन करें तो वहाँ के लोकल ब्रांच से कहीं पे जाके आपको किसी भी बैंक में एसबीआई, एक्सिस, किसी भी बैंक में एचडीएफसी कहीं भी खुलवाइए, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है? पैन कार्ड और एम्प्लॉय कोड ये सब सारे चीज़ भर के ये 9 डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको, ठीक है, आपके रिस्पेक्टिव डीडीओज़ में जाके सबमिट करना होगा। नीचे एक देखिएगा डिस्क्लेमर दिया होगा नोट करके, ऑफिशियल्स हू सबमिटेड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बिफोर 12th डे इंक्लूडिंग हॉलिडे, ठीक है, ऑफ एवरी मंथ कैन ओनली बी इंक्लूडेड इन रेगुलर सैलरी बिल एज द बिल विल बी सबमिटेड इन टाइम टू द जोनल, ठीक
ठीक है? मतलब आप 12 तारीख, किसी भी महीने के 12 तारीख से पहले अगर जमा करते हैं तभी उस महीने का सैलरी क्रेडिट होगा, क्योंकि उसके बाद फिर वो प्रोसेस करना दिक्कत हो जाता है, क्योंकि 20 के बाद सैलरी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप जॉइन कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को ऑलरेडी यहाँ पीछे मैं दिखाऊँ कोई सिग्नेचर, तो मेरे को यहाँ ऑलरेडी 11 अप्रैल तो हो ही चुका है, 12 अप्रैल तक कुछ भी नहीं हो पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं मार्च में जॉइन किया, अप्रैल तक मेरा डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो पाया, तो अप्रैल का भी सैलरी मेरे को नहीं मिला था, वो बाद में मिला था, ठीक है? फिर मई में मिला था मेरे को सैलरी, अप्रैल में ये सब जाके मैं सबमिट कर दिया सारा चीज़। अप्रैल में सबमिट कर दिया तो अ, ये जो सारा मतलब इंटरनल होता है, सैलरी वगैरह बनना, एचआरएमएस बनना, ये सब बनता है, ये जाके तब उसके बाद आपका सैलरी स्टार्ट होता है। और तो ये सब फॉर्म आप सबमिट करेंगे और बाद में आपको जो सैलरी है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? कभी-कभी ये आप देखे होंगे डॉक्यूमेंट्स ढेर सारा है, तो मेबी आपको ये चीज़ करने में मिनिमम 1 मंथ तो लग ही जाता है, ठीक है? लेकिन बहुत चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो ये अब टाइम कम भी लगता है, कभी-कभी 15-20 दिन में भी ये काम हो जाता है, कोई बड़ा काम है नहीं। बट वही है, बैंक अकाउंट खुलने में 1 दिन 2 दिन लग जाएगा, फिर आपका ईपीएस वगैरह जमा करने में, फिल अप करने में। स्टार्टिंग में पता नहीं होता है, बट आप ये वीडियो से आपको बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कुछ सब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? जो भी सबमिट करना है जल्दी-जल्दी करेंगे, तो आप 12 तारीख से 15 तारीख से पहले अगर जमा कर देते हैं, तो आपको सैलरी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। पहचान पत्र का फॉर्म होता है, ये पहचान पत्र का फॉर्म देखे होंगे, आप देख रहे होंगे आयकर विभाग में पहचान पत्र, हेतु प्रपत्र, ठीक है? सो ये कार्ड अब ये फॉर्म नहीं चलता है, क्योंकि अब पहचान पत्र भी जो बनता है वो ऑनलाइन बनता है, ठीक है? जो मतलब एचआरए में सब जाकर लॉगिन करके बनाना होता है, आप जान जाएँगे वो। पहले होता था कि एक पहचान पत्र का फॉर्म भरते थे, फिर हर थर्सडे जो है वो फ़ोटोग्राफ़र आता था, आपका फ़ोटो निकालता था हमारे टाइम। फिर आपका 1 महीने के बाद आपका आईडी कार्ड प्रिंट आउट होके आता था, ठीक है? अभी ऐसा नहीं है, ऑनलाइन आप फ़ोटो सबमिट करेंगे, ऑनलाइन सारा चीज़ सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आप नॉर्मली जाके वो सबमिट ही कर दोगे ऑनलाइन ही, और जाके एक हार्ड कॉपी जमा कर दोगे और 1 महीना बाद आपको वो मिल जाएगा। फ़ोटो वगैरह सब लगा दोगे, तो फ़ोटो वगैरह वहीं से कैच करना, आपको खुद ही फ़ोटो, वो खुद आके फ़ोटो नहीं खींचेंगे, खुद ही आपको फ़ोटो खिंचवाना होगा, ठीक है? कुछ और फॉर्म्स होते हैं, जैसे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी फॉर्म होता है, कि अगर आप डेथ कर जाए या रिटायरमेंट के समय, ठीक है, क्या-क्या होना चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं जो कि आप फॉर्म बाद में मिलता है, तो वहाँ आप ये डाल सकते हैं, ठीक है? देख सकते हैं आप फॉर्म, मैं फॉर्म एक बार स्क्रॉल करके दिखा दूँगा, ठीक है? उसके बाद आपका एक फॉर्म 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स ऑफ फैमिली। एक चीज़ समझिए, फॉर्म 3 जो है आप लाइफ में कितना बार भी दे सकते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। फॉर्म 3 में मैं अपना नाम तो ऊपर में आता ही है, नेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, डेजिग्नेशन आप देख रहे होंगे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिटेल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एनी फैमिली एज़ ऑन किस डेट को, तो एज़ ऑन जो भी आपका जिस डेट को भर रहे होंगे उस दिन का, ठीक है? यहाँ सीरियल नंबर, नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली, नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका रिलेशनशिप आपसे क्या है, फिर ये आपके जो हेड होंगे, जिस भी रेंज में आप जिस भी कहाँ काम करते हो, उनका सिग्नेचर और स्टैम्प, ठीक है? तो ये फॉर्म 3 में पहले मैं नाम लिखवाया मम्मी का और पापा का, ठीक है? बहन का नहीं लिखवा पाया, क्योंकि उनका शादी हो गया था। सो पहले मम्मी पापा का लिखवाया, फिर मेरा जब शादी हुआ तो उसमें मैं फिर फॉर्म 3 दिया, मैं अपनी वाइफ़ का, फिर मेरा बेबी हुआ तो बेबी का मैं फॉर्म दिया। तो अभी मेरे डिपेंडेंट कितने हो गए, मम्मी पापा, वाइफ़ और मेरी बेटी, ठीक है? ये 4 लोग डिपेंडेंट हो गए अभी, ठीक है? सो जब भी आप फॉर्म 3 कितना बार भी आप सबमिट कर सकते हैं। इसमें होगा कि अगर कोई डेथ हो जाता है तो फिर मैं उसको कैंसल भी करा सकता हूँ। तो जब भी फॉर्म 3 लेटेस्ट देंगे, आपका लेटेस्ट वाला फॉर्म 3 काउंट होगा। कहने का मतलब, जब भी आप मेंबर ऐड करना चाहें, मेंबर डिलीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये फॉर्म 3 उस समय ऐसा नहीं है कि उस समय जो दे दिए वो हो गया, बाद में कभी भी आप चेंज कर सकते हो। तो बेफ़िक्र रहिए, हर डॉक्यूमेंट बाद में चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लिखा हुआ नाम, उसमें सब चीज़ हो सकता है, ठीक है? नीचे आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट होता है टोटल फॉर्म 3 का। उसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ होम टाउन। और सो ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, ये होम टाउन का फॉर्म है, ये याद रखिएगा। ये मैं जैसा पहले डॉक्यूमेंट्स में बताया है कि आप बाकी डॉक्यूमेंट्स कितने बार भी चेंज करा सकते हैं, बस इस डॉक्यूमेंट के साथ ऐसा नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपको बस लाइफ में एक बार और चेंज करने का मौका मिलेगा। तो अभी जो होम टाउन डिक्लेयर करेंगे आप, उसके बाद एक बार ही आप होम टाउन अपना चेंज कर सकते हैं। और जनरली वो लड़कियां जब शादी के बाद वो ससुराल आती हैं तो वो चेंज कर देती हैं, ठीक है, या नहीं भी करती हैं, बट दूसरी बार ये नहीं होगा, ठीक है? तो एक ही बार चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो लिखिएगा वो परफेक्ट ही लिखिएगा, अपना होम टाउन डिक्लेयर कीजिएगा और होम टाउन में पूरा घर का ही एड्रेस दे दीजिएगा, ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि अभी आप जब ट्रैवलिंग के लिए जाए, जैसे पता है आपको साल में एक बार आपको घर जाने के लिए पैसे मिलते हैं घर जाने के लिए, इन द सेंस कि आपको टिकट का जो फेयर होता है वो मिल जाता है। तो मैं जैसे जब जाता हूँ, तो जब मैं टीए था तो मैं 3 का लेता था, टायर 3 का, और अभी मैं प्रमोट हो गया हूँ, ठीक है? तो मैं टायर 2 का लेता हूँ, मतलब एसी टायर 2 का मैं लेता हूँ। तो जब भी आप जाते हैं ना, तो जो गवर्नमेंट से मिलता है, तो मान लीजिए कि मैं आप एक
जैसे सपोज़ करो कि आप पटना जा रहे हो, तो पटना में आप उतरो, ठीक है? तो पटना तक का ही मिलेगा, लेकिन पटना से फिर आपको दरभंगा जाना पड़े, तो फिर वो ट्रेन का जो दरभंगा तक का जर्नी है ना, उसको भी रिइंबर्समेंट आप ले सकते हैं। आप ट्रेन का टिकट दिखाएँ प्राइवेट व्हीकल का नहीं मिलता है, कोई भी सरकारी बस में जा रहे हो आप या फिर ये ट्रेन से जा रहे हो, तो वो मिलेगा, ठीक है? तो उस तरीके से वो रिइंबर्समेंट में भी वो क्लेम कर सकते हैं। तो होम टाउन में पूरा अपना एड्रेस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपका अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप पहचान पत्र का फॉर्म हुआ, वो मेरा आयकर विभाग का फॉर्म है, आपका दूसरा कोई डिपार्टमेंट होगा तो उसका फॉर्मेट अलग होगा आई कार्ड बट होगा यही चीज़, सेम चीज़ ही होगा बट उसमें फॉर्मेटिंग कुछ अलग होगा, कहीं नाम कहीं और लिखना होगा वगैरह-वगैरह, यही सब चीज़ होगा। सो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कैसे-कैसे हुआ था और आज भी चीज़ें वैसी ही हैं, कोई भी फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? 1-2 चेंजेज़ हो सके देखने के लिए मिल जाए, जैसे आप मेडिकल वाला जो ले रहे थे, उसमें एक नया कॉलम आ जाए कि आप कोविड-19 से ग्रसित थे कि नहीं, जैसे स्मॉल पॉक्स, ये पॉक्स, वो पॉक्स का कॉलम था, उसमें कोविड-19 का भी डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाए। बाकी जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल एज़ इट इज़ आज भी हैं, आज भी कोई 1 साल पहले भी जॉइन किया होगा, उनको ये डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो वो भी बोलेंगे सेम डॉक्यूमेंट मेरे को भी मिला था। सो मे बी आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो देखिए दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए तो ये बस एक क्लिक है बट हमारे लिए एक बहुत मोटिवेशन बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके मतलब नियर एंड डियर वंस होंगे जिनका अभी डीवी वगैरह होने वाला है, उनको ये बहुत हेल्प करेगा। और कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए। इस नंबर पे आप सॉरी इस ईमेल आईडी पे आप डायरेक्ट मेरे को मेल भी कर सकते हैं। जब बहुत सारे आपको क्वेश्चन हैं जो कि आपको समझना है, तो आप डायरेक्ट मेल आईडी पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो डालिए। मैं पर्सनली आपको फ़ोन कर लूँगा, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लूँगा और मैं ऐसा करता भी हूँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे कि मैं सारे कमेंट्स का प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूँ और मैं सबका अगर कोई फ़ोन नंबर प्रोवाइड करता है तो मैं कॉल भी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएँगे। अगर आप बोले तो मैं मेडिकल एक्सपीरियंस वगैरह भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।